हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्फ्लिक्ट थियरी देखी थी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, सामाजिक स्तरीकरण का संघर्ष का सिद्धांत देखा था और उसकी आलोचना देखी थी। सामाजिक स्तरीकरण का जो संघर्ष सिद्धांत था वो किसने, कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने उसमें वर्ग संघर्ष के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम बात करते हैं फंक्शनल थियरी के बारे में। प्रकार्यवादी जो सिद्धांत होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो ये जो सिद्धांत है ये किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर जो हैं उन्होंने प्रतिपादित किया था। सामाजिक स्तरीकरण का जो प्रकार्यवादी सिद्धांत है जिसे फंक्शनल थियरी कहते हैं वो किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने एक लेख लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, उसमें उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया। ठीक है, उन्होंने ये माना और उन्होंने ये लिखा था इस लेख में कि कोई भी समाज जो होता है वो वर्ग विहीन नहीं होता है ना। बिना वर्ग के, बिना क्लासेस के कोई भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। जितने भी समाज हैं जो पुराने टाइम में थे, जो एट प्रेजेंट है और जो इन फ्यूचर रहेंगे, उन सब में संस्तरण पाया जाता है, सामाजिक स्तरीकरण जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो सभी समाजों में स्तरीकरण पाया जाता है और स्तरीकरण पाया जाता है इसलिए प्रत्येक समाज क्या करता है, ये फील करता है, ये महसूस करता है कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति का कोई न कोई स्थान निश्चित होना चाहिए। स्तरीकरण है इसलिए ये कहा गया है कि समाज में व्यक्ति काम करता है और उस पद के अनुसार, उस काम के अनुसार उसे पद प्राप्ति होनी चाहिए और वही स्तरीकरण होता है। तो सामाजिक संरचना जो होती है ना, उसके अंदर व्यक्ति का कोई न कोई स्थान निश्चित होना चाहिए और विभिन्न पदों को प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें प्रेरणा दी जानी चाहिए, जिससे वो समाज में रहकर बेहतर काम कर सके, अपनी स्थिति सुधार सके, अपने स्तरीकरण को ऊंचा उठा सके और समाजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर सके। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि सामाजिक विषमता जो है ना, वो समाज में अनकॉन्शियस रूप में डेवलप होती रहती है, अचेतन रूप में विकसित होती रहती है और इसके द्वारा क्या होता है, समाज ऐसी व्यवस्था करता है, ऐसा कुछ मैनेज करता है कि सबसे महत्वपूर्ण पद जो होते हैं वो महत्वपूर्ण व्यक्ति को ही प्राप्त हो। जो मेहनत करेगा, जो एफर्ट लगाएगा, उसको सबसे महत्वपूर्ण पद प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अब डेविस कहते हैं कि डेविस का मानना ये था कि समाज के विभिन्न पद जो होते हैं उनके लिए विभिन्न योग्यताएं और बुद्धि की आवश्यकता होती है और कुछ व्यक्तियों का महत्व इसके लिए अधिक होता है। मतलब क्या है, बड़े पद हैं, ऊंचे पद हैं, सबको तो प्राप्त नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए कुछ योग्यताएं चाहिए। विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यताएं चाहिए, मीन्स कैपेबिलिटी होनी चाहिए, बुद्धि की आवश्यकता है ना। और उसके साथ साथ क्या होते हैं, कुछ व्यक्ति जो होते हैं उनका भी महत्व होता है। महत्वपूर्ण कुछ व्यक्ति होंगे जो इन पदों को प्राप्त करेंगे। तो जो पद सामाजिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, है ना, उनका क्या होता है, उन पदों के लिए क्या किया जाता है, पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। जो पद महत्वपूर्ण होते हैं उनके लिए पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए क्या जरूरी है, विशेष प्रतिभा का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या पूर्वापेक्षाएं की जा रही है कि महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए क्या होना चाहिए, विशेष पद और प्रतिभा होनी चाहिए। विशेष पद प्राप्ति के लिए क्या होनी चाहिए, स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपर्टेसी चाहिए और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और कुशल प्रशिक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ प्रशिक्षण ऐसे होते हैं जो कुशल होते हैं और वो कुशल प्रशिक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, खर्चीले होते हैं, तो उन्हें सभी व्यक्ति तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सभी व्यक्ति एक जैसे पद प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उन पदों के लिए क्या होता है, समाज में कुछ सुविधाएं होती है जो बेहतर होती हैं, अधिक होती है और कुछ ज़्यादा पुरस्कार की भी व्यवस्था समाज उसके लिए करता है। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले कि समाज में डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर बनते हैं बच्चे पढ़ के,
इंजीनियर बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, तो ये पद क्या कोई छोटे पद तो नहीं है, बहुत बड़े पद हैं, बहुत महंगे पद हैं और इनके लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत होती है। इसकी ऑपोजिट अगर हम देखें तो कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन इनके कंपैरिजन में, किनके कंपैरिजन में, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, इनके कंपैरिजन में अगर हम देखें कि एक अध्यापक है या एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, तो उस पद के लिए इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है जितना इन पदों के लिए लगाना पड़ता है। मेहनत तो उनको करनी है, सबको करनी होती है, लेकिन उनके लिए इतनी आवश्यकता नहीं होती है। फिर इन पदों के लिए क्या है, समाज कुछ अधिक वेतन और कुछ सुविधाएं भी प्रदान करता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो विभिन्न पद धारण करते हैं और उनके लिए जो कार्य करते हैं, उनकी प्रेरणा देने के लिए समाज को पुरस्कार दिए जाने चाहिए कि नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि समाज उनको प्रोत्साहित करने के लिए, बालकों को, व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ऐसे पुरस्कार प्रदान करे जिससे ये जो स्तरीकरण है ये आगे सकारात्मक रूप में बच्चे इसको ले और अब ऊंचे पद प्राप्ति के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहें। अब डेविस कहते हैं कि समाज जो है वो 3 प्रकार के पुरस्कारों को प्रदान करता है। समाज को क्या करना चाहिए, समाज को 3 प्रकार के पुरस्कार प्रदान करने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वो कह रहे हैं कि समाज वो वस्तुएं देता है जो व्यक्ति के जीवन धारण और उसके आराम के लिए ज़रूरी होती है। मतलब फाइनेंशियल जो मोटिवेशन दिया जाता है ना, कि नकद पुरस्कार प्राप्त किए जाते हैं, है ना, नकद पुरस्कार वगैरह व्यक्तियों को दिए जाते हैं अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। फिर सेकंड बात करते हैं कि समाज मन बहलाव और सौंदर्य तथा बोधात्मक प्रकृति की वस्तुएं देता है। ठीक है, कि कुछ भी अच्छा गिफ्ट दे दिया जाए जिससे वो मोटिवेट हों। ठीक है, फिर तीसरा है कि समाज आत्मसम्मान एवं अहम की तुष्टि के लिए कुछ ऐसी वस्तुएं प्रदान करता है, मतलब प्रतीकात्मक प्रोत्साहन, जैसे मोमेंटो वगैरह दिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं, है ना, जैसे वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। तो हमारे जो सोल्जर्स होते हैं उनको महावीर चक्र, परमवीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। फिर हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें सर्वोच्च है भारत रत्न, फिर पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण। ये सारी उपाधियाँ जो होती है, ये सारी अचीवमेंट्स जो हैं वो बहुत प्रेस्टीज की होती है, बहुत सम्मानजनक होती है और इनसे हमको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, फिर ये जो पुरस्कार होते हैं ये अलग अलग पदों के लिए होते हैं। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, लोग सम्मान चाहते हैं और इसकी आकांक्षा किसे नहीं होती, सबको इसकी आकांक्षा होती है। और इसके अलावा लोगों में क्या होएगा, जिम्मेदारी भरे पद और चुनौती करने के कार्यों से बचने की प्रवृत्ति भी लोगों में होती है। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं और कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, तो उन लोगों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए इस तरीके के पुरस्कारों की ऐसे प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति उनसे क्या हो, ऐसे पारितोषिक जब लोगों को दिए जाएं तो सम्मान प्राप्त होता है, सम्मान मिलता है और लोग भी उससे, दूसरे लोग जो होते हैं वो भी उससे प्रेरित होते हैं। स्तरीकरण के लिए क्या है, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर अब असमान पारितोषिक जो होता है उस व्यवस्था से क्या होते हैं, दोहरे हमको लाभ मिलते हैं। तो फर्स्ट लाभ क्या है कि लोग कुछ खास पद या स्थान को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। और दूसरा फिर क्या होएगा कि हमको क्या करना है, उनके लिए क्या करना है, प्रेरणा अगर हमको चाहिए, है ना, लोगों की प्रेरणा स्रोत हमको अगर बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे और ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे पदोन्नति के लिए और पारितोषिक को प्राप्त करने के लिए। तो ये जो स्तरीकरण की ये जो प्रणाली होती है ये बहुत बेनिफिशियल होती है, लाभकारी होती है। ठीक है, फिर अब कि हम बात कर रहे हैं कि समाज में कुछ लोगों को अधिक अधिकार मिलते हैं, पुरस्कार और सुविधाएं मिलती है और कुछ को कम मिलता है।
हर व्यक्ति को तो इस तरीके से बेनिफिट नहीं दिए जा सकते हैं। हर व्यक्ति आईएएस नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति एक बराबर काम नहीं कर सकता, उसको समाज में एक जैसी पोजीशन नहीं मिल सकती है। तो कुछ लोगों को ये सुविधाएं ज़्यादा मिलती है, उनको अधिकार प्राप्त ज़्यादा होते हैं, और कुछ लोगों को कंपैरिजन में कम होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिद्धांत केवल ओपन सोसाइटीज़ में ही होता है, मुक्त जो समाज होते हैं उन्हीं में ये होता है ना? तो व्यक्ति योग्यता और प्रशिक्षण के आधार पर पदों को प्राप्त करता है। क्या करता है? व्यक्ति योग्यता और प्रशिक्षण के आधार पे, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी उसकी जो कार्यकुशलता होती है, उस आधार पे वो इसको प्राप्त करता है ना? और ये उन समाजों में लागू होते हैं जहाँ पद जन्म और पारिवारिक स्थिति के आधार पे होते हैं, जहाँ पद क्या होते हैं? पारिवारिक स्थिति के आधार पे होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में अनेक पद जाति के आधार पे होते हैं, और डेविस ये कहते हैं कि यह सिद्धांत क्या है? बंद और मुक्त दोनों ही समाज के लिए लागू होता है। क्या होता है? ये सिद्धांत जो है ये बंद और मुक्त, खुले दोनों समाजों के लिए लागू होता है, क्योंकि स्त्रीकरण में क्या होता है? व्यक्ति का नहीं बल्कि उनके पदों का क्रम विन्यास होता है, मीन्स उनके पदों की रैंकिंग होती है। ठीक है, तो भारत में पदों का महत्व और कार्यों की प्रकृति के अनुसार उनकी रैंकिंग की जाती है। हमारे देश में क्या है? पदों का महत्व किस प्रकार आंका जाए? कार्यों की प्रकृति के अनुसार और उनकी रैंकिंग के अनुसार। आईएएस बोलते ही एक पता चलता है कि हाई रैंक है और नेशनल लेवल का ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है ना? तो स्पष्ट है, ये हो जाता है, इससे क्लियर हो जाता है कि स्त्रीकरण जो होता है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, हर जगह ये होती है, हमेशा से होती आई है। प्राचीन काल में जो समाज थे उनमें भी विद्यमान थी, अभी भी है, और भविष्य में जो समाज होंगे उनमें भी ये विद्यमान होगी। ठीक है, अब ये जो सिद्धांत था डेविस और मूर का, इसकी आलोचना भी की गई है। ठीक है, तो इसकी आलोचना जब की गई है तो उसमें कुछ ऐसे तथ्य कहे गए हैं जो इस सिद्धांत के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये कहा गया है कि बॉटमर जो है ना, उन्होंने इसकी आलोचना की है, और बॉटमर ये कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि स्त्रीकरण एक सार्वभौमिक तथ्य है और सभी समाजों में पदों की एक सुनिश्चित व्यवस्था होती है। वो ये कह रहे हैं कि स्त्रीकरण एक सार्वभौमिक तथ्य है, ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्थितियां विपरीत भी होती है और सभी समाजों में पदों की एक सुनिश्चित व्यवस्था होती है। जो भी समाज होता है उसमें पदों के लिए सुनिश्चित व्यवस्था होने लगती है। ठीक है, फिर सेकंड ये कह रहे हैं कि प्रकार्यवादी जो वर्ड है, प्रकार्यवादी जो वर्ड प्रयुक्त किया गया है वो किसके लिए? सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थितियों के लिए किया गया है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा योग्य व्यक्ति होगा, दोनों वर्ड ही क्या है? क्लियर नहीं है। मतलब सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थितियां और योग्य व्यक्ति, किस तरीके से हम स्थितियों को आंकें, किस तरीके से हम स्थितियों को अनुकूल और प्रतिकूल माने, किस तरीके से हम ये कहें कि ये सबसे योग्य व्यक्ति है, तो ये दोनों ही जो शब्द हैं ये स्पष्ट नहीं प्रतीत होते हैं। समाज में सभी पद जो हैं और व्यक्ति हैं वो अपने अपने स्थान के और उनके अनुसार महत्वपूर्ण होते हैं, है ना? व्यक्ति का जो पद होता है और व्यक्ति का जो अपना स्थान होता है वो उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि समाज को हर तरीके के लोगों की ज़रूरत होती है। सिर्फ और सिर्फ आईएएस, आरएस, डॉक्टर और इंजीनियर वगैरह होंगे उनसे समाज नहीं चलेगा। समाज को काम करने वाले लोग जो होते हैं, जो साधारण लोग होते हैं, है ना, जो समाज के अन्य कार्य करते हैं, उन लोगों की भी आवश्यकता होती है, और वो भी किन्हीं इन ऊंचे पदाधिकारियों से कम नहीं है। अगर ऊंचे पदों की आवश्यकता है तो निम्न पदों की भी आवश्यकता है। अगर एक एग्जाम्पल देखें हम कि क्या कॉलेज में सिर्फ प्रिंसिपल और लेक्चरर्स वगैरह होंगे तो काम चल जाएगा? ऑफिशियल लोगों की भी ज़रूरत है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी ज़रूरत है, सफाई कर्मियों की भी ज़रूरत है हमको, है ना? तो इस तरीके से समाज को हर व्यक्ति की ज़रूरत होती है। समाज में सभी व्यक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है और वो अपने काम के अनुसार उस पद पे पहुंचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अयोग्य व्यक्ति जो होते हैं वो भी रिश्वत देके, घूसखोरी करके, सिफारिश से, है ना, आगे पहुंच जाते हैं और ऊंचे पद प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो उसकी योग्यता नहीं होती है।
फिर सामाजिक समूह जो होते हैं, कई बार ऐसे होता है कि व्यक्तियों की रुचि पे भी ये निर्भर करता है, उनके इंटरेस्ट पे और उनकी जो स्थितियाँ होती है उन पे भी डिपेंड करता है कि वो इस पद को ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ये सिद्धांत जो है ये व्यक्तियों के पदों की अवधारणा पे आधारित होता है, न कि सामाजिक समूह और वर्ग पे। क्या होता है ये सिद्धांत, बोटोमर कह रहे हैं कि ये सिद्धांत व्यक्तियों के पदों की अवधारणा जो होती है, उनको किस अकॉर्डिंग पद प्राप्त होता है, कौन से पद पे वो आसीन होते हैं, इस पे डिपेंड करता है, न कि इस पे डिपेंड करता है कि सामाजिक समूह किस प्रकार का है और वो किस प्रकार के वर्ग का है। ठीक है, फिर ये यहाँ कह रहे हैं कि ये सिद्धांत क्या है, सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न प्रकारों और एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन की प्रक्रिया को भी डिस्क्राइब नहीं करता है, केवल उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है, केवल उन्हें स्वीकार कर रहा है। मतलब सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न प्रकार होते हैं, हमको पता ही है और हमने प्रीवियस में इसको पढ़ा है ना, कि सामाजिक स्तरीकरण के कई तरीके के प्रकार होते हैं और वो एक प्रकार से दूसरे प्रकार में जाता है। तो ये परिवर्तन की प्रक्रिया में इसका विवरण, डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, केवल उन्हें ये सिर्फ स्वीकार करता है कि इस स्तर से ये दूसरे स्तर में गया है, मतलब निम्न स्तर से अगर उच्च स्तर में गया है तो सिर्फ उसको एक्सेप्ट किया जाता है सामाजिक स्तरीकरण के इस सिद्धांत में। कौन से सिद्धांत में? प्रकार्यवादी सिद्धांत में, जो डेविस ने और मूर ने दिया है। ठीक है, और फिर ये यहाँ कह रहे हैं कि बोटोमोर द्वारा क्या किया गया है, ये आलोचना की गई है और ये आलोचना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इस आलोचना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि स्तरीकरण सार्वभौमिक नहीं है। बोटोमोर ने ही कहा है पहले कि सार्वभौमिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक तथ्य है, ये सही नहीं है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि स्तरीकरण बिल्कुल सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, फिर ट्यूमिन एक और लेखक थे और उन्होंने ये कहा कि उच्च पारितोषिक जो होता है वो इस आधार पे नहीं दिया जा सकता या उसे इस आधार पे उचित ठहराना सही नहीं होता है कि इन पदों के लिए क्या होता है, भारी प्रशिक्षण होते हैं। वे ये कह रहे हैं कि प्रशिक्षण में क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति को त्याग करना पड़े, क्योंकि इसके लिए व्यक्ति नई प्रवीणता और ज्ञान अर्जित करके बेनिफिट उठाता है। ठीक है, ट्यूमिन अब कह रहे हैं कि पहले तो किसने, बोटोमोर ने आलोचना की, अब ट्यूमिन की आलोचना देख रहे हैं हम। और ट्यूमिन ये कह रहे हैं कि असमान पारितोषिक लोगों को क्या करता है, अपने काम को सुधारने के लिए प्रेरित करता है। अगर किसी को हाई लेवल का प्राइज़ मिलता है तो दूसरे लोग जो होते हैं वो उससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे और चाहेंगे कि आज इस व्यक्ति को ये उच्च सम्मान प्राप्त हुआ है, हम कोशिश करें, हम प्रयास करें, हम अपने कामों में दक्ष हों, हम अपने काम को बेहतर बनाएं, तो हमें भी कल को ये पारितोषिक मिल सकता है। तो अब क्या है कि प्रेरणा से पहले क्या होता है, कुछ अवरोध आ जाते हैं। स्तरीकरण क्या होता है, ये स्तरीकरण की जो प्रणाली है, ये जो प्रतिभावान लोग होते हैं उनको बेहतर अवसर उपलब्ध नहीं कराती है। तो भेदभाव अगर होगा, भेदभाव होगा, पार्शियलिटी होगी, है ना, तो क्या होगा, ये अवरोध उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर भेदभाव नहीं होंगे तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया होती है। अब ये यहाँ कह रहे हैं कि असमान पारितोषिक प्रणाली जो होती है उसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो लोग ऊंचे पारितोषिक पा रहे हैं उनको ये प्रयास करना है कि उनके बच्चों को ही वो वापस मिले, है ना। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें कि एक डॉक्टर होगा तो वो यही चाहेगा कि उसके बच्चा भी उसी पेशे में आए और उसे भी वही पारितोषिक मिले। ठीक है, तो इस तरीके की प्रक्रिया जो होती है वो भी स्तरीकरण में काफ़ी देखने को मिलती है। फिर हम अब निष्कर्ष जब हम निकाल रहे हैं और आलोचना जब हम कर रहे हैं तो ये बात भी सही है कि जो लोग सामाजिक क्रम परंपरा में सबसे निचले क्रम में होते हैं, मीन्स डाउन जो उनका रैंकिंग होती है, उनके पास अपने ज्ञान और प्रवीणता को उत्तम बनाने के लिए कोई भी आवश्यक साधन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें साधन प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं। वो तो बड़े उच्च पद के जो है ना, उच्च पद के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने उच्च पद प्राप्त कर लिया है, उनके लिए वो होते हैं। फिर ट्यूमिन कह रहे हैं लास्ट में कि असमान पारितोषिक के जरिए क्या है, प्रेरणा एक ऐसी व्यवस्था में संभव हो सकती है जिसमें सभी संभावित योग्य व्यक्तियों को क्या किया जाए, प्रवेश और प्रशिक्षण सही मायने में दिया जाए और उनके लिए ये सब लाभ प्रोवाइड कराए जाए।
ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि स्तरीकरण प्रणाली जो है वो स्पष्टतया क्या होता है, अवसर की पूर्ण समानता के विकास के प्रतिकूल होती है। मतलब वो ये तर्क भी दे रहे हैं कि जो लोग पद स्थान से लाभान्वित होते हैं, उनसे बेनिफिट उठाते हैं, वे डेफिनेटली क्या करते हैं, प्रक्रियात्मक रूप से महत्वपूर्ण पदों को क्या करते हैं, कुटिलता से मतलब कनिंग वे में अपनाने का भी, हथियाने की भी कोशिश करते हैं। तो ट्यूमन कह रहे हैं कि ये जो सामाजिक स्तरीकरण है उसका प्रक्रियावादी जो सिद्धांत है वो यथार्थवादी नहीं है। बॉटोमोर भी इस बात से सहमत हैं कि कहीं पे तो डेविस और मूर सही हैं और कहीं पे उन्होंने इस सिद्धांत के साथ बिल्कुल सत्यता और बिल्कुल इसको योग्य नहीं बनाया है। और ट्यूमन ये कह रहे हैं कि ये प्रक्रियावादी सिद्धांत जो है वो यथार्थवादी नहीं है। ठीक है, तो हमने आज देखा है कि प्रक्रियावादी सिद्धांत तो होता क्या है, ठीक है, कि सामाजिक स्तरीकरण जो है वो किस अनुसार होना चाहिए। तो मूर और डेविस ये कह रहे हैं कि वो पद प्राप्ति के अनुसार उन्हें प्रेरणा प्रदान की जाए, पुरस्कार प्रदान किए जाएं, और उनके उन्होंने स्तर भी बताए हैं कि 3 प्रकार के पुरस्कारों से उनको प्रेरणा दी जा सकती है, उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है। फिर उनकी आलोचना किसने की है, बॉटोमोर ने और ट्यूमन ने इस सिद्धांत की आलोचना की और उन्होंने इसे कुछ हद तक सही और काफ़ी बार गलत ठहराया है, और गलत जो मान्यताएं हैं उनको उन्होंने यहाँ डिस्क्राइब किया है। ठीक है, आज हमने प्रक्रियावादी सिद्धांत और उसकी आलोचना के बारे में पढ़ा था, उसकी जो कमियां थी उसको देखी हमने। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो सिद्धांत है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।